अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डायरिया के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को। तो वो कहता है कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस हार्ड फीसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जब एक आदमी के जो पाखाना होता है, जो उसका फीसेस होते हैं, जो वो एक्सक्रीट कर रहा होता है, वो हार्ड हो जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, दैट आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट। और उसको जो है वॉशरूम में फीसेस एक्सक्रीट करने में दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है। ठीक है, मैं आपको एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चले। इसमें कोई बायो में या इन चीज़ों में कोई जो है ना क्या कहते हैं, शर्म वाली कोई बात नहीं होती। द मेन काजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? पहले हमने पढ़ा था कि क्या क्या मैं पहले हमने पढ़ा था कि डायरिया क्या होता है। डायरिया में वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा पानी जब अब्जॉर्ब हो जाता है, जब ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे फीसेस जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। जब एक चीज़ में से ज़्यादा पानी निकाल दें तो पीछे वो चीज़ जो है वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, जब पानी उसमें से ख़त्म हो जाएगा तो वो खुश्क हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है, द इनसफिशेंट आगे वो कहता है इनसफिशेंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, डिहाइड्रेशन, यूज़ of medication, those containing iron, calcium and aluminum and tumors ऑफ द रेक्टम और एनस। अच्छा, वो कह रहा है इन सारी चीज़ों से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कैसे? एक तो हम ज़्यादा सारा डाइटरी फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जियां वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में हम पानी का इस्तेमाल कर नहीं रहे जिसमें डिहाइड्रेशन है। हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दवाई जिसमें आयरन हो सकता है, जिसमें कैल्शियम हो सकता है, जिसमें एलुमिनियम हो सकता है। तो ये हम दवाइयाँ भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है या जीआईटी है या गट है, उसके अंदर कोई ट्यूमर बना हुआ है जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारी है क्या कहते हैं, ये हमारा रेक्टम या एनल कनाल है। उधर ये यहाँ पे अगर कोई ट्यूमर बन जाए, यहाँ पे कोई ट्यूमर का मतलब है कि कोई ना ऐसे आप समझ लें कोई ग्रोथ सी बन जाती है। ठीक है, और ये जो देखें नाली बंद हो गई है, अब सारे फीसेस इधर चले, इधर इधर जो हैं जमा हो जाएंगे, इधर से कोई बाहर जा नहीं सकेगा क्योंकि ये तो रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। किस वजह से? ट्यूमर की वजह से, जिसकी वजह से बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो यही वो बात कर रहा है कि रेक्टम और एनस के ट्यूमर्स भी काज कर सकते हैं। क्या काज कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन काज कर सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज़ विद अ चेंज इन डाइटरी एंड एक्सरसाइज हैबिट। अच्छा, हम वो कहते हैं हम आसानी से जो है कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं। वो कैसे? कि अगर हम क्या करें, अपनी खाने पीने की आदत को चेंज करें या फिर हम एक्सरसाइज वगैरह करें। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो इंटेस्टाइन के मसल हैं, जो इंटेस्टाइन के पुट्ठे हैं, उनमें ताकत आएगी, जिस वजह से हमारा जो है हमारा जो निज़ाम इंतज़ाम है वो भी बेहतर होगा। और उसके साथ साथ हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, अच्छे से हम अपना खाना पीना जो है वो भी कर पाएंगे एक्सरसाइज और अच्छी डाइटरी हैबिट्स के साथ। और हम जो है हमारे फीसेस भी अच्छे से एलिमिनेट हो जाएंगे बॉडी में से। आगे वो कहता है द मेडिसन, एक मिनट रुकिए, आगे वो कहता है द मेडिसन कॉल्ड लेग्जेटिव्स लाइक पैराफिन। जो कब्ज, लेग्जेटिव कहते हैं कब्ज़ कुशाक हो। आपको अक्सर मेडिकल स्टोर पे आप जाएं, आपको कब्ज़ हो तो आप उन्हें कहें कि लेग्जेटिव हमें चाहिए, तो वो आपको जो मेडिसिन देंगे वो कब्ज़ कुशा होगी। जैसे ही वो आप पानी में गालबन कतरे कुछ डाल के पीते हैं तो जिस बंदे को कब्ज़ हो तो उसको कब्ज़ जो है ख़त्म हो जाती है और उसको अच्छे से फीसेस आने लग जाते हैं। सच एज़ पैराफिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, यानी कि हम कब्ज़ कुशा चीज़ों को दे देते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसका कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का। कॉन्स्टिपेशन इज़ यूजली ईजियर टू प्रिवेंट दैन टू ट्रीट। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। ठीक है, ये कि कॉन्स्टिपेशन जो है उसको ट्रीट करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको प्रिवेंट करना बहुत आसान है। मतलब आदमी ना ऐसी चीज़ें खाए कि उसको कब्ज़ हो ही ना। जब कब्ज़ हो जाती है तो उसको उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पहले से जिस बंदे को कब्ज़ नहीं है वो अपनी एक्सरसाइज करता रहे, डाइटरी फाइबर अच्छे ले, तो उसको कब्ज़ होगी ही नहीं। तो वो यही कह रहा है कि हमें चाहिए कि कब्ज़ होने ही ना दें, क्योंकि ट्रीटमेंट से अच्छा तो है कि हम उसको प्रिवेंट ही रखें, उसको होने ही ना दें। अच्छे खाना रखें, अच्छी खुराक रखें तो वो होगी ही नहीं। ठीक है, आगे कहता है वन शुड
वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। एक बंदे को चाहिए कि वो अच्छे से खाना पीना अपना ले और अच्छे से पानी का इंटेक भी करे। अच्छे से पानी पिएगा तो पानी अब्जॉर्ब हो भी गया तो कुछ ना कुछ पानी रह जाएगा फीसेस में, और अच्छे से हमारी जिस्म से जो है हमारे फीसेस जो हैं एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्सर के ऊपर। अल्सर क्या होती है, मैंने आपको एक इसकी ना बिल्कुल एक शॉर्ट सी टर्म बताई थी कि अल्सर कहते हैं मैदे के अंदर जो है ना, मैदे के अंदर क्या है, मैदे के अंदर कुछ ज़ख़म का बन जाना। अल्सर या पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है इज़ अ सोर इन द इनर वॉल ऑफ गट इन एसोफेगस ड्यूडिनम और स्टमक। सोर कहते हैं कोई भी ज़ख़म बन जाना। जो हमारा मैदा है, आपको मैं इधर बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टमक है, ठीक है। स्टमक के अंदर इधर एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी तेज़ाब बन रहा होता है। ये तेज़ाब जब मैदे की दीवार पे लगेगा तो वहाँ पे ज़ख़म कर देगा। तो ये ज़ख़म मैदे के दीवार में भी बन सकते हैं, नीचे हमारे जो आंतड़ें वगैरह हैं उधर भी बन सकते हैं, यानी इंटेस्टाइन में भी, और ऊपर एसोफेगस में भी ये चीज़ें बन सकती हैं। तो इन चीज़ों को ये जो ज़ख़म बना तेज़ाब की वजह से, ये जो सौर बना या ज़ख़म बना, इसी को हम अल्सर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है इन अल्सर द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द टिश्यू ऑफ इनर वॉल। जो वो कहता है अल्सर में क्या होता है, जो हमारा एसिडिक जूस बन रहा होता है या जो हमारा तेज़ाब मैदा बना रहा होता है, जैसे कि HCl हमारा मैदा बना रहा होता है, वही तेज़ाब जो होता है हमारा मैदे का जो तेज़ाब होता है वो क्या कर रहा होता है, हमारे ग्रेजुअली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन कर रहा होता है किस चीज़ की, टिश्यू ऑफ इनर वॉल। जो मैदे की अंदरूनी दीवारें हैं या जो हमारे एसोफेगस की अंदरूनी दीवारें हैं उनको ख़राब कर रहा होता है। अल्सर ऑफ स्टमक इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। जो मैदे का अल्सर होगा उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। जो ड्यूडिनम का अल्सर होगा उसको ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे। एसोफेजियल अल्सर जैसे एसोफेगस का होगा तो उसे एसोफेजियल अल्सर कहेंगे। जहाँ पे होगा उसके साथ ही उसका नाम वैसे ही होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, वो कहता है द काजेज ऑफ अल्सर include excessive acid infection, long term use of anti inflammatory medicines such as एस्पिरिन। जो लोग ये डिस्प्रिन खाते हैं ना, ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं जिनको दिल की बीमारी होती है, वो हर रोज़ उन्हें एक डिस्प्रिन, आपके वालदैन में या कोई दादा दादी जिसको दिल का मसला हो, हार्ट अटैक हुआ हो, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ दवाइयाँ खाते हैं जिनमें एस्पिरिन हर बंदा खा रहा होता है जिसको दिल का मसला होता है। उन लोगों में अल्सर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। या फिर जो जिनको ना कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, उन्होंने मैदे का कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, मैदे के अंदर कोई मसला हो, कोई बैक्टीरिया मैदे के अंदर हो, उन्होंने इलाज ना किया हो, दवाई ना ली हो, तो इन केसेस के अंदर भी हमारे पास क्या है, अल्सर जो है वो आराम से बन सकते हैं आसानी से। उसके अलावा वो सिगरेट पीता हो या फिर काफ़ी ज़्यादा पीता हो, कॉफ़ी का इस्तेमाल करता हो, या फिर चटपटे खाने खाता हो। हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा अल्सर क्यों हो रही है कि पिज़्ज़ा बर्गर स्पाइसी चीज़ें खा खा के उन्हें मैदे का जो है अल्सर हो जाता है। तो ये चीज़ है कि स्पाइसी फूड आपने अवॉइड करना है, कोका कोला वगैरह नहीं पीनी, काफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी, स्मोकिंग नहीं करनी, यानी कि कश नहीं लगाने। और ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको जो है अल्सर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक हो गया। आगे वो कहता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर इंक्लूड एब्डोमिनल बर्निंग। मैदे में ऐसे लगता है कि जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है खाना खाने के बाद, या रात को आदमी सोया होता है और उसको अचानक ही कहता है भाई मेरे मैदे के अंदर, मेरे पेट के अंदर जलन हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक निशानी है कि इस बंदे को गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। स्वेयर अल्सर में काज एब्डोमिनल पेन, और ज़्यादा अल्सर हो तो वो अब्डोमिनल पेन का भी रीज़न बन सकती हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा अल्सर हो गया ना तो उसको अब्डोमिनल पेन होने लग जाएगा। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर एन एपिसोडिक रिगर्जिटेशन। अच्छा, क्या होगा कि जब आप कुछ खाएंगे तो आपको मतली आने लग जाएगी, इस तरह के डिकार, यानी कि आपके गले में लगेगा कि जलन हो रही है, आपके गले में कुछ अटका हुआ है, और साथ साथ आपका जो सलाइवा है वो भी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सलाइवा कहते हैं आपके थूक को, वो भी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उल्टी की तरह महसूस होगा, आपका भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका वज़न जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर हो रही हों, किसी डॉक्टर के पास कोई बंदा जाए, कहे उसको कि रात को मुझे अपने पेट में जलन होती है, दर्द भी होता है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन है गले के अंदर, और मुझे उल्टी की तरह आता है, मुझे भूख लगती नहीं है, मेरा वज़न भी कम हो रहा है, तो डॉक्टर जो है वो समझ जाएगा कि इस बंदे को क्या है, इस बंदे को अल्सर है, और फिर वो अल्सर का इलाज कर देगा। अल्सर का इलाज भी उसने इधर बताया है। अल्सर इज़ ट्रीटेड विद मेडिसिन। अल्सर को दवाइयों के साथ ट्रीट किया जाएगा। न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
जो हमारा जिस वजह से अल्सर हो रही है उसको हम ख़त्म कर देंगे तो अल्सर ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको बताया HCl बन रहा है मैदे के अंदर, HCl, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से मैदे की ये दीवार है ये जल रही है। इधर से जब तेज़ाब आएगा, तेज़ाब ने जला देना होता है ना, लोग अक्सर लड़के जो हैं वो लड़कियों के मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंक देते हैं, इसको विट्रियोलैज कहते हैं। ये भी पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लड़के जो होते हैं अगर वो प्रपोज़ करें किसी लड़की को, तो वो अगर लड़की मना कर दे तो लड़के जो होते हैं तेज़ाब फेंक देते हैं। तो तेज़ाब का क्या करता है, उनका मुंह जला देता है। दिस इज़ रियली अ बैड थिंग टू डू, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स हैपनिंग इन लाइक पाकिस्तान एंड मोस्टली इन इंडिया। तो ये जो है ना, ये जो तेज़ाब बना था, खैर ये जो तेज़ाब बना था इसने मैदे में शोर बनाना है, ज़ख़म बनाना है, इसी को अल्सर कह रहे थे। अगर किसी तरह हम कोई दवाई दें कि इस एसिड को ही, HCl को ही कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो अल्सर नहीं बनेगा। तो दवाई हम ऐसी देते हैं कि जिससे HCl क्या है, ख़त्म हो जाए। HCl जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास मैदे के अंदर कोई अल्सर भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया। चलें, अब हम ऐसी दवाई देंगे जो न्यूट्रलाइज़ कर देंगी, यानी कि ख़त्म कर देंगी, या न्यूट्रलाइज़ का मतलब है ख़त्म कर देना, या बिल्कुल एक, न्यूट्रलाइज़ का मतलब होता है दरमियान में ले आना, से एक ही मतलब, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, तो वो न्यूट्रलाइज़ होता है। एसिड को हम न्यूट्रलाइज़ कर देंगे, हम स्पाइसी फूड कम खाएंगे, एसिडिक फूड जो है उसको भी कम खाए, वो उसका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा दवाई लेने से। और स्मोकिंग वगैरह को हम अगर ख़त्म कर दें तो हम अल्सर वगैरह को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी ऊपर वाली चीज़ें हैं इनको अगर हम ख़त्म कर दें और साथ में दवाई ले लें जो दवाई एसिड को ख़त्म करेगी, तो अल्सर को हम ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।